नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और सीधी बात में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि सीधी बात के हर नए एपिसोड में हम आपकी मुलाकात देश के बड़े बड़े नेताओं से, अभिनेताओं से, खिलाड़ियों से कराते हैं। लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक स्टोरी टेलर से, एक कथावाचक से। आपको याद है, एक जमाने में हमारे परिवार में जो आपकी दादी थी या आपकी जो माँ थी, वो बच्चों को सोने से पहले एक अच्छी सी कहानी सुनाती थी, जिससे बच्चों के दिमाग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे हमने उन कहानियों को सुनना बंद कर दिया। अब ना तो कहानी सुनाने वाले बच्चे हैं और ना ही उन कहानियों को कोई सुनना चाहता है। इसलिए आज का एपिसोड एक मीठी सी कहानी जैसा होगा और ये कहानी आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़कर जाएगी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जया किशोरी से, जो कि एक स्टोरी टेलर हैं, कथावाचक हैं, स्पिरिचुअल गुरु कह सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बात वो कहती हैं वो आपको एक पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती हैं। इसलिए आज नकारात्मकता के इस बाजार में हम सकारात्मकता की एक दुकान खोलने चले हैं। तो जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम आज ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप जो अगले 40-45 मिनट हैं वो आप खूब सारी खुशियां और खूब सारा कैसे अच्छा जीवन बिताया जाए वो आप हमें बताएंगी। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि आप जया किशोरी जी को थोड़ा और करीब से भी जानें। जया जी, जैसा मैंने आपके परिचय में कहा, आप कौन हैं? आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, कथावाचक हैं, साध्वी हैं, या आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? सब कुछ थोड़ा थोड़ा आई थिंक, बट मैंने शुरुआत कथा से करी है, तो मैं कथावाचक के तौर से या स्पिरिचुअल ओरेटर, अगर आप अंग्रेजी में कहें, के तौर से ही जानना पसंद करूंगी अपने आप को। इसमें एडिशंस है, क्योंकि जब मोटिवेशनल सेशंस मैंने शुरू किए थे उसका बहुत बड़ा एक कारण था यूथ को जोड़ने का, क्योंकि कथा 7 दिन की होती है और एक दिन में 3 से 4 घंटे होती है, जो आज के टाइम पे यूथ के लिए पॉसिबल नहीं है उतना समय देना। तो शायद उनकी प्रॉब्लम्स ने मुझे ये दूसरा रास्ता भी दिखाया था। तो बातें घुमा फिरा के मोटिवेशनल सेशंस में भी वही होती है जो मैं कथाओं में कहती हूँ। 7 दिन को 1 घंटे में कहने की कोशिश करती हूँ लाइफ रिलेटेड इश्यूज को लेकर। तो वो एक एडिशन ही है कथावाचक को लेकर। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये एक नया वर्ड है कि आप सोशल मीडिया पे अगर जो काम कर रहे हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। बट मैं उससे पहले भी यही काम करती थी। इट्स जस्ट दैट कि आप एक नए जमाने या एक नए ट्रेंड में भी अपने आप को पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनी हूँ, मैं ये काम पहले भी करती थी और आज भी वही कर रही हूँ, बस जगह अलग अलग, प्लेटफॉर्म बदल गया है। एग्जैक्टली। जया जी, सोशल मीडिया इज अ टू वे स्ट्रीट। जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया सिर्फ आपको स्टारडम दे सकता है, प्यार दे सकता है, आपको बहुत प्रसिद्धि दे सकता है। सोशल मीडिया जितना मीठा है उतना कड़वा भी है। सोशल मीडिया में ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। अभी तक तो आपने ज्यादातर उसका व्हाइट देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया में आपकी ट्रोलिंग भी होती होगी। सोशल मीडिया में जब लोग आपके बारे में खराब बातें लिखते हैं तो आप कैसे उसे देखती हैं, कैसे बर्दाश्त करती हैं? प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग बहुत जल्दी पैनिक करने लग जा रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी में हमेशा कहती हूँ कि हर आदमी स्पिरिचुअल है, रियलाइज नहीं कर पाता है। और वो रियलाइजेशन वो तब लाता है जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उसको समझ में अंत में यही आता है कि मदद तो यही करेगा। जैसे हम श्रीमद् भागवत में जो शुरुआत ही करते हैं, कहते हैं कि भगवान के 3 स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। दैट इज सच्चिदानंद रूपाय, इसीलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। तो आनंद भगवान ही है। तो जब आप हर जगह खुशी ढूंढ लेते हैं और आपको समझ आता है कि सब टेम्पररी है, तब आप भगवान के पास आते हैं कि परमानेंट तो यही है। तो प्रॉब्लम्स अब इतनी बढ़ गई है कि अब उनको स्पिरिचुअलिटी अच्छी लग रही है, उनको जो थेरेपी चाहिए वो उनको स्पिरिचुअलिटी से मिल रही है। और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर लोग सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? जैसे हम देखते हैं कि जो कथावाचक हैं या जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनकी एक अपीयरेंस अलग होती है और उनके दरबार भी अलग होते हैं। आप उनकी तुलना में बिल्कुल अलग दिखती हैं। आप बहुत युवा हैं और तो आपने अपनी ये जगह कैसे बनाई और आप अपने आप को उनसे अलग कैसे मानती हैं?
मैंने कभी ये सोच कर काम नहीं किया कि मुझे अलग दिखना है या मुझे अलग बनना है। मैं हमेशा से जो जेन्युइननेस है अपनी वो लेकर आई हूँ, और उसकी वजह से आपको कई बार क्रिटिसिज्म भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने कहा अलग है, तो कईयों को लगता है अलग क्यों है, बट मैं शुरुआत से ऐसी ही हूँ। अब यहाँ आके अगर मैं कोई नया रूप अपना लेकर आऊँ तो मुझे लगता है मैं अपने काम से ईमानदार नहीं हूँ। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपके घर के बच्चे हैं, मैं वैसी ही हूँ। मैंने खेल कूद भी किया है, या मेरे दोस्त है, मुझे एंटरटेनमेंट पसंद है, मनोरंजन पसंद है, फैमिली टाइम पसंद है, बट उसके साथ साथ मुझे अध्यात्म पसंद है, मुझे सत्संग पसंद है, मुझे भगवान बहुत पसंद है, मुझे शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ इन चीज़ों को साथ रखकर, तो हर युवा कर सकता है। तो शायद फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करना अब एक उद्देश्य बन गया है कि आपको ये ना बोल के डराया जाए कि आप ये बनोगे तो ही आप भगवान को पा सकते हो। नहीं, आप जैसे हो आप वैसे ही पा सकते हो, क्योंकि मैंने अगर कर लिया तो हर युवा कर सकता है। तो जैसे आजकल आप देखती हैं, हम भी देखते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं, साधु संत हैं, वो बहुत लंबा समय तपस्या में बिताकर आते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। आश्रमों में उन्होंने इतनी लंबी लंबी युगों तक की जो है दशकों तक वो तपस्या करके आते हैं, और तब वो इस काबिल होते हैं कि वो लोगों को कुछ बता सकें। दूसरी तरफ आपको हम देखते हैं, आप बिल्कुल युवा हैं, यंग हैं, गुड लुकिंग हैं। तो आपने कहीं ये ट्रेनिंग ली है, या जब लोग तुलना करते हैं दोनों की, तो आपको कहाँ पाते हैं? वो तो लोग ही जाने क्योंकि मुझे तुलना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करना नहीं पसंद है। यही एक कारण है आज का युवा जो डिप्रेशन में जा रहा है, कि आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की जिंदगी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, और वो अपनी जर्नी से आपको समझा रहे हैं। तो मैंने शुरुआती दौर से कहा है कि मैं साधु संत नहीं हूँ। तो अगर आप मेरी तुलना उनसे करते हैं तो आप पहले ही काम गलत करें, क्योंकि मैंने कह दिया मैं वो हूं ही नहीं। मैंने वो जो उन्होंने किया है मैंने नहीं किया, या मैं अपने आप को उस पदवी पर नहीं डालना चाहती। वो बहुत बड़ी पदवी है, और मुझे ऐसा लगता है आपको हर किसी को भी नहीं डालना चाहिए। साधु होना या संत होना ये बहुत बड़ी पदवी है। जब तक आप एक बैलेंस्ड माइंड के साथ नहीं आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपको अपने सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप सुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए, दुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए, ये माइंडसेट लाना बहुत बड़ी बात है। जब ये होता है तभी व्यक्ति संत कहलाता है। तो मैं नहीं मानती कि मेरे अंदर ये चीज है, तो मुझे आप वो मत बुलाइए और ना वो मानिए। जैसा मैंने कहा, मैं आपके घर का जैसा बच्चा है वैसी हूँ, बट मैंने अपनी जर्नी 6 साल की उम्र से शुरू करी है। मैं 6 साल की थी जब से। तो आप तब तक बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, आप आसपास ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने काम भी तब से शुरू कर दिया था। तो आज मुझे अच्छे खासा समय हो गया है, 21-22 साल हो गए हैं काम करते हुए। और अगर आप काम कर रहे हैं, आप नए लोगों से मिल रहे हैं, आप इतनी जगह जा रहे हैं, इतने अलग अलग व्यू पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप सीखते हैं। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं वो लोगों तक जाना चाहिए। आपका जो बचपन था, आपने स्कूलिंग बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के जैसी ही की है, आपने फिर कॉलेज में बीकॉम किया है। तो आपने ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग कहाँ से ली है, या आप ये कहेंगे कि ये जो प्रतिभा है ये गॉड गिफ्टेड है, यू आर अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट? नो, मैंने इसकी शिक्षा, पहले तो पहली कथा जो मैंने की नानी बाई का मायरा, वो मैंने घर से शिक्षा ली। और मैं स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनकी कैसेट्स आती थी तो मैंने उनको बहुत सुना। मेरी कथा काफ़ी हद तक उन्हीं से मिलती जुलती है, वो अब है नहीं। और जब मैंने सुनना शुरू किया तब भी वे नहीं थे, तो मैंने जैसे कहा कैसेट्स आती उसी से सुना था। मेरे पिता सुनते थे, मेरे दादाजी सुनते थे। तो घर का माहौल हमेशा से यही था मेरे घर पे, कि आपको अध्यात्म से जोड़ा गया था। मुझे बचपन से आपको भगवान की कहानियां सुनाई गई थी। मैंने अपनी कभी भी बेड टाइम स्टोरीज में सिंड्रेला, स्नो वाइट नहीं सुनी है। मैंने श्री राम की कहानियां सुनी है, मैंने श्री कृष्ण की कहानियां सुनी है। तो एक इंटरेस्ट बचपन से जागा था कि ये क्यों है, या ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कैसे हुआ। तो वो अपने आप ही, जैसे ही आप अच्छे समझदार होते हैं तो अब आप खुद जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है। तो यही वो जर्नी है कि मेरे घर का माहौल ही ऐसा था, और इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। श्रीमद् भागवत की शिक्षा मैंने ली है पंडित श्री विनोद जी सहल, उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत सिखाया, उनसे मैंने दीक्षा ली। और बाकी संगीत मैंने 3 साल सीखा था। अच्छा। बचपन में, तो वो भी बचपन में ही मैंने सीखा था। तो मैंने शिक्षा ली है, सब चीज के लिए ली है, बट मैं ये नहीं कहूंगी फिर भी कि इतनी हद तक ली है कि मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ।
मैं पढ़ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, और शायद मैं 60-70 साल तक यही कहूँगी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी भी सीख रही हूँ। आपने कहा कि आप गाती भी हैं, तो आप सिर्फ भजन ही गाती रहेंगी या कभी आपको कुछ और गाने का मौका मिलेगा तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? अभी तक तो देखिए मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मेरा इंटरेस्ट भजनों में ही है, डिवोशनल सॉन्ग्स में ही है। मैं हमेशा कहती हूँ भविष्य का बोलना नहीं चाहिए, भगवान ने क्या लिख के भेजा है पता नहीं, पर अभी आप मुझसे सवाल करें तो नहीं, सिर्फ भजन ही। हमने देखा कि जो बाकी के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं या आध्यात्मिक गुरु जो हैं, वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के तौर पर ये करते हैं। आपने इसको अपना एक प्रोफेशन बनाया है, दोनों में अंतर है? जी हाँ, अंतर है। अगर आप ये कहेंगे कि पूर्ण रूप से वो सेवा के कार्य में ही है और वो अपनी छोटी सी कुटिया में रहते हैं और उनको किसी से लेना देना नहीं है, जो एक तौर से माना गया है कि कुछ रूल्स होते हैं अगर आप पूर्ण रूप से वैरागी की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप गृहस्थ में हैं, तो मुझे बीच का रास्ता अपनाना अच्छा नहीं लगता। तो आपको गुफा में नहीं रहना, आपको आश्रम में नहीं रहना, आपको कुटिया में नहीं रहना, नहीं। और जैसा मैंने आपको कहा, शहर में रहना है। बिल्कुल मुझे शहर में रहना है। और मुझे इसीलिए मैंने इस बात को मैं कभी भी छुपा के नहीं रखती, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब आप अपने मेहनत का काम कर रहे हैं तो आप वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप उसमें समय दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि कोई रूल्स नहीं होते हैं आपके कि अगर आपको भगवान के पास आना है तो यही यही करना है। और इसका मेरी जिंदगी में मुझे जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सेशन गीता जी है, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण हैं, और वो जिनको स्पीच दे रहे हैं आध्यात्म के ऊपर, वो आगे जाके राजा बनने वाला है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम संसार छोड़ दो, तुम वैरागी बन जाओ, तुम कुटिया में चले जाओ, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता। आप यहाँ रहकर भी कमल बन के भी काम कर सकते हैं, कि आप सबके बीच है, आप सब कुछ देख भी रहे हैं, सब कुछ प्राप्त भी कर रहे हैं, जानते हुए ये सब सच नहीं है। तो आपका उद्देश्य ये नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है कि आप काम कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा है, बट उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य आपका सीखना है, उद्देश्य आपका जो नॉलेज आपके पास है वो पहुंचाना है। और इसीलिए जो आपने चेंज भी पहले क्वेश्चन में कहा था, मैं क्यों अलग मानती हूँ या अलग हूं, मेरे सेशंस बहुत सिंपल होते हैं, जितना सिंपल भाषा हो सके उतना सिंपल। कारण है कि जब मैंने शुरुआत करी थी और मैं अध्यात्म के बारे में सीख रही थी, कथाएं सुन रही थी, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी चीजों को समझने में, क्योंकि आपका माइंड उतना डेवलप नहीं होता जितना जो बोल रहे हैं उनका है। तो आप उस वक्त कोशिश करते हैं कि मुझे कोई सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाए, मेरी भाषा में समझाए, मेरे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग समझाए। तब मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं शुरू करूंगी, मैं इतनी सिंपल भाषा में करूंगी कि 6 से 60 साल तक सबको समझ पर आपका भी ये अनुभव है कि हम जब जाते हैं अक्सर साधु संतों के पास या दूसरे जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल गुरु जिनको हम मानते हैं, गुफा आश्रम और कुटिया वाले जो गुरु हैं, उनकी भाषा बहुत बार हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम उनके जो दर्शक हैं वो उतने ज्ञानी नहीं है और वो बहुत ज्ञानी है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ अलग अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ। और इसीलिए मैंने कहा मेरा कारण, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, थोड़ा अलग है। और इसके पीछे मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए अपने आप। मेरा उद्देश्य उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहती है। अब वो बच्चा भाग के खाएगा तो मैं पीछे भागूंगी, अगर वो टीवी देखकर खाएगा तो मैं बगल में कि बस खा ले। आप ऐसे बोलो तो मैं ऐसे समझा दूंगी, आप ऐसे बोलो तो मैं ऐसे समझा दूंगी, पर मेरा है कि मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए किसी भी हाल में। इफ यू आर अ ट्रूली प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, तो मैं उसी भाषा में आपसे पूछता हूं कि जो आपका टारगेट ऑडियंस होता है, आपने देखा होगा जो बाकी के लोग हैं, जब वो अपना दरबार लगाते हैं, शिविर लगाते हैं या जब वो सेशन करते हैं, तो उनके पास एक अलग तरह का टारगेट ऑडियंस आता है। जैसे आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जो हैं उनकी बड़ी चर्चा है। जब आप उनको देखते हैं तो वहां सारे लोग वो आते हैं जो दुखी हैं, किसी न किसी समस्या के साथ आते हैं, फिर वो उनके साथ बैठते हैं, फिर कहते हैं मेरी ये समस्या है, फिर वो उनके मन की बात जान लेते हैं, फिर उनको वो उसका सुझाव बताते हैं, सॉल्यूशन क्या है। तो ये तो उनका टारगेट ऑडियंस है। ज्यादातर टारगेट ऑडियंस यही है जो लोग जाते हैं। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? तो मेरा कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जिसको भगवान अच्छे लगते हैं आप आइए, जो नकारात्मकता से दुखी है
और उसको कुछ 3-4 घंटे खुशी महसूस हो रही है, भगवान की बातें महसूस हो रही है, और वो कुछ वहां से लेकर जा रहे हैं अपने काम को और अच्छा करने के लिए। चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे वर्किंग वुमन है, आप अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं आज के समय में, क्योंकि जितना कंपटीशन है, स्ट्रगल है, काम है, और उसके साथ साथ सोसाइटी का एक प्रेशर है, उसके बीच में सकारात्मक होना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरी कथाओं का उद्देश्य है, तो मैं ये नहीं कहती कि मेरा ऑडियंस को लेकर कोई टारगेट है, ये आए वो आए, नहीं, मेरी कथा का एक उद्देश्य है और उसमें कोई भी आ सकता है, और जो आते हैं तो उसको हम लाइफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। बिल्कुल, पर आध्यात्म से, भगवान की कथाओं से, भगवान से। जय जी, आजकल रील्स का युग है, यूट्यूब का युग है, और आपने देखा होगा हमारे जो युवा हैं पूरी दुनिया में, भारत के युवा सबसे ज़्यादा रील्स बनाते हैं और सबसे ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। और इसके लिए हमारे देश के युवा व्यूज़ के लिए और फॉलोअर्स के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। इस युवा पीढ़ी को आप एड्रेस कर रही हैं, जी। इसका क्या सॉल्यूशन आप देखती हैं? ये पूरी जो पीढ़ी है ये जा कहाँ रही है? देखिए, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने कहा, सोल्यूशन इज आध्यात्म। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आज जब कई बार लोग मुझसे रील्स है, यूट्यूब है, कई तरीके की वीडियोस आती है, आप व्यूज के पीछे जिस तरीके से भागते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य केवल व्यूज होता है, कंटेंट क्या है नहीं होता है, या कंटेंट की ऑनेस्टी कितनी होनी चाहिए, एक लिमिट कितना होना चाहिए, ये कोई स्केलेटन बना नहीं रहा बैठकर। बस उनको व्यूज मिल रहे हैं, उसके पीछे वो, अगर ये करने से कोई कह दे कि आपको 2 मिलियन मिलेंगे, वो चला जाएगा, फिर उसको पता चलेगा नहीं, वो करने से 5 मिलियन मिलेंगे। बट बात क्या है, इस पर ध्यान दो, वो तुम्हारी लाइफ में कैसे हेल्प करेगा उस पर ध्यान दो, और वो दूसरे की लाइफ पर कैसे हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें आज नहीं सोच रहे हैं। कुछ वर्ग, कुछ है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे मैं भी सीखती हूँ उनके वीडियोस देखकर। आज जैसा आपने कहा स्पिरिचुअलिटी बहुत है, तो बहुत पॉडकास्टर्स है जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? एज दोनों की सेम है, सिचुएशंस पर्सनल लाइफ का सेम होना हो, पर अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे है, उनके सिचुएशंस तो आपके लिए सेम है। ऐसा नहीं इंस्टाग्राम आपको या फेसबुक आपको एक्स्ट्रा हेल्प करेगा कि नहीं नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी कर रहा है तो मैं इसको एक्स्ट्रा व्यूज देता हूँ, या ये सिर्फ रील्स बना रहा है, ऐसा नहीं है। एल्गोरिदम मोस्टली सबके लिए सेम होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक है जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हुए भी डिप्रेशन में है, और एक है जो ठीक ठाक काम कर रहा है लेकिन फिर भी बहुत बैलेंस्ड है? क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, आप सिर्फ व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा मोटिव यही होता है, व्यूज के पीछे मत भागो, कंटेंट के पीछे भागो। आप जब अपना कंटेंट बनाती हैं, अपने वीडियोस बनाती हैं, क्या आपके ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि इसके व्यूज कितने आए या आपके फॉलोअर्स किस हद तक बढ़ रहे हैं? कभी आप चेक करती हैं आपके अपने फॉलोअर्स और व्यूज? हाँ, देखिए, चेक तो वो क्या, आप जब देखते हैं तो आपको पता रहता है कितना हो रहा है, कितना है, तो एक नजर आपकी पड़ती रहती है। और जैसा मैंने कहा, मेरा व्यूज मोटिव कभी नहीं होता, क्योंकि जैसा ये मेरे लिए एक सेकंड दुनिया है, मेरी पहली दुनिया कथाएं हैं। और जब तक कथा में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हो भी ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना, कि मेरी बात पहुंच रही है लोगों तक। ये एक ऑडिशन है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कंटेंट ऐसा हो कि जो ज्यादा लोगों तक जाए। तो कमेंट्स पढ़ना जरूर पढ़ते हैं कि लोगों को वो बात उन तक पहुंची कि नहीं। कई बार आप जो कहना चाह रहे हैं वो पहुंचती नहीं है, तो आप एक दूसरे वे में, जैसे कहा माँ ने दूसरी तरीके से खाना खिलाने की कोशिश की है, तो आप उसी कंटेंट को दूसरे वे में लाने की कोशिश करते हैं। तो वो हो सकता है एक सेकंड प्रोडक्ट कि मैं देख रही हूँ ये बात पहुंची कि नहीं, और नहीं तो फिर कमेंट में क्यों नहीं पहुंची, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा उनको। तो ये आई थिंक ज्यादा एक प्रेपरेशन होता है मेरे कंटेंट के लिए, रादर देन सिर्फ ये देखना व्यूज कितने आए। तो वो अभी तक तो मैं बची हुई हूँ इन चीजों से। आपने प्रिपरेशन की बात की, तो जब आप अपना डिस्कोर्स तैयार करती हैं, अपना कथा प्रवचन कोई भी कंटेंट जब आप तैयार करती हैं, तो कैसे तैयारी करती हैं आप अपनी? क्या सोच के? क्या आप पहले से कुछ नोट्स बनाती हैं, उस सब्जेक्ट को और 2-4 बार और मांझती हैं, बार बार रिपीट करके? कैसे करती हैं आप? और मैं तो न्यूज़ कंटेंट बनाता हूं और आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो एक न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर से पूछ रहा है, आप कैसे बनाते हैं? कथाओं को लेकर मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज्यादा प्रेपरेशन की जरूरत पड़ती है, कथाओं को, जो कहानियां हैं उनको लेकर, क्योंकि अब आपको मोस्टली पता है, क्योंकि हर जगह नया नहीं हो सकता। श्री राम ही रावण को मारेंगे तो कथा आई मीन सेम ही होती है।
बट हाँ बीच बीच में आप पढ़ते रहते हैं। तो अब मेरा ऑन स्पॉट प्रेपरेशन कुछ नहीं होता, मेरा एक आई थिंक बैक स्टेज प्रेपरेशन चलता है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, आप नई नई किताबें पढ़ रहे हैं, आप नए नए लोगों को सुन रहे हैं, और आपको कोई अच्छी बात लगती है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठती है, और फिर वो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको तो तुरंत याद आ जाती है। तो ये मेरा अब एक प्रेपरेशन हो चुका है। पर ऑन स्पॉट प्रेपरेशन आई डोंट थिंक सो। कथा के लिए मुझे ज़रूरत अब पड़ती है। मोटिवेशनल सेशंस के लिए हर वक्त नया प्रेपरेशन होता है, क्योंकि टॉपिक्स नए होते हैं, हर जगह एक टॉपिक नहीं होता। हम जहाँ जाते हैं कहीं पर लाइफ मैनेजमेंट है, कहीं पर एंगर इश्यूज है, कहीं पर रिलेशनशिप है, कहीं पर जनरेशन गैप है, तो आपको हर बार नई तैयारी करनी पड़ती है। तो वो अभी मेरे लिए एक नई दुनिया है जहाँ मुझे काफ़ी समय देना पड़ रहा है और काफ़ी पढ़ना पड़ रहा है, बट अच्छी चीज़ है। जब आप इस तरह के मोटिवेशनल सेशंस करती हैं, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपका सेशन या आपका जो डिस्कोर्स है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा? कभी आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं, आज का उतना इफेक्टिव नहीं रहा? हाँ लगता है, क्योंकि मैं हमेशा ऑडियंस को काफ़ी पास रखती हूँ अपने। मुझे आई कांटेक्ट होना ज़रूरी लगता है जब सेशंस होते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं। तो आप उनके रिएक्शन से आप समझ जाते हैं कि बात पहुंची कि नहीं पहुंची, और फिर आपको समझ आता है कि शायद फिर इस टॉपिक पे मुझे और रिसर्च करने की ज़रूरत है। वापस आता हूं मैं ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल गुरुज को लेकर। बाकी के जो लोग हैं, लोग धर्म गुरुओं के पास जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर। क्या आपको लेकर भी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आप ज्योतिष के बारे में भी बताएंगी, आप उनका भविष्य भी बताएंगी, उनका भूतकाल भी बताएंगी, फिर आप ये भी बताएंगी कि कैसे अच्छे नंबर लिए जाएं, नौकरी कब मिलेगी? इस तरह की उम्मीद लोग आपसे करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये फेज ही ऐसा है कि अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। तो आते हैं लोग, कैसे होगा, क्या होगा, एग्जाम में पास कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और शादी कब होगी मेरे बच्चे की। और फिर मैं हमेशा कहती हूँ मुझे ही नहीं पता मेरी कब होगी, तो मैं आपके बच्चे का क्या बताऊँ। तो मेरा आंसर यही रहता है कि मैंने इसकी पढ़ाई नहीं करी है और मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। तो ऑनेस्ट होना अच्छा होता है, रादर देन आप घुमा पर फिरा के लोग कुछ आपसे आंसर दो। चमत्कार की उम्मीद करते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, बिना परिश्रम के प्रसाद चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं कई। आपने ये टेंडेंसी देखी होगी, हाँ अभी जी। लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि आप कुछ अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कुछ उनके लिए कर दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं, और सिर्फ चाहते भी नहीं है, शायद वो मानते भी हैं कि आपके साथ ऐसा होता है। तो मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज के एग्जाम्स होते थे, और फिर कई बार हम लोग कहीं मिल रहे हैं और होता है कि नहीं नहीं अभी तो मिल नहीं सकते क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, उनका कुछ दिन बाद एग्जाम है। और सामने से रिएक्शन यही आता था, उनको क्या जरूरत है, उनको तो भगवान ही पास कर देते होंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, भगवान आके पेपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि एक है जो मेहनत नहीं कर रही है और एक है जो मेहनत कर रहा है। बस जस्ट बिकॉज ये मेरा नाम ले रही है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे पास कर दूं। तो जो मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा कृपा उसी पर करेंगे। तो आपको काम करना पड़ता है। भक्ति का मतलब खाली बैठना नहीं होता। भक्ति का मतलब ये नहीं भगवान चमत्कार करेंगे हम बैठकर आराम करेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपके काम के प्रोसेस को हो सकता है एक फ्लो में लेकर आ जाए आपकी मेहनत देखकर, बट बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। हमने ये भी देखा कि आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर जाने नहीं दिया। अब क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आगे चलकर सुपरस्टार भी बन जाएंगी। जितने जो बड़े स्टार्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका एक हिस्सा तो होता है उनकी पब्लिक लाइफ, दूसरा होता है उनकी प्राइवेट लाइफ। लेकिन आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी लोगों के सामने नहीं रखा, ऐसा क्यों है, या है ही नहीं? नहीं, प्राइवेट लाइफ क्योंकि मैं मुझे लगता है सिर्फ एक चीज नहीं होती, इन टोटल आप अपने अपनों के साथ कैसे हैं या आप अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। मुझे लगता है कि जब तक वो प्राइवेट है तब एक कारण है प्राइवेट नाम दिया गया है कि वो प्राइवेट ही रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सही चल रहा है कि मैं खुश हूँ अपने प्राइवेट लाइफ में, अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ। अगर वो बहुत ज्यादा बाहर आए तो आई थिंक जजमेंट्स बहुत होते हैं, ये मेरा काम है, जजमेंट्स हो भी तो मैंने ये चुना है। पर अपनी प्राइवेट लाइफ को अगर मैं सामने रखती हूँ तब फिर मैं बुरा नहीं मान सकती अगर कोई कुछ कह दे, क्योंकि मैंने खुद चला के उसको पब्लिक में रखा है। और फिर लोग कुछ ना कुछ तो टिप्पणियां करेंगे ही, जो मैं नहीं चाहती कि प्राइवेट लाइफ में करे, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी दुनिया है और ये मेरे तक सीमित रहनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपके जब वीडियोस देख रहा था तो वीडियोस में नेचुरली यू हैव अ वेरी बिग फैन फॉलोइंग।
तो जो आप कहना चाहती हैं वो तो लोग समझते ही हैं। सेकंड नंबर पर जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं वो ये, आप शादी कब करेंगी। फिर कुछ वीडियो में कुछ लोग ये भी लिखते हैं आपका बॉयफ्रेंड कौन है। और उसके बाद ऐसे लोगों का नंबर आता है जो ये चाहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं कि हमारी बहू ऐसी हो हमारे घर के, या हमारे हमारे बेटे से इसकी शादी हो जाए। तो ये सब चीजें आप तक पहुंचती हैं? थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा इंटेंस रूप में नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरी एक टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है, तो मेरा काम सिर्फ ये है कि कंटेंट सही जा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा एक आप देखते रहो कि काम सही हो रहा है कि नहीं। बट बहुत अंदरूनी काम देखना डिटेल्ड वर्जन में वो मेरा काम है नहीं, तो इतने स्वाभाविक तौर से मेरे पास नहीं आती ये चीज़ें। बट हाँ, आप लोगों से मिलते हैं, और ये मुझे लगता है एक जनरल चीज़ है। एक एज के बाद सोसाइटी के एक प्रेशर तैयार हो ही जाता है, शादी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। और अगर कोई आपको पसंद करते हैं फैमिली वाइज भी, तो वो अपनी बात सामने रखते ही है, तो मुझे उसमें कोई बुराई लगती नहीं है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर कब होगी कब होगी, तो मैं अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर ये बात कही थी कि अब इतना हो चुका है, शादी कब होगी। अभी तक तो मुझे लग रहा था मुझे करनी चाहिए, अब मुझे लगता है मुझे करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आ गए कि मुझे अब तंग करने लगे क्वेश्चंस। क्योंकि पता नहीं, देखिए कब होगी, भगवान जाने कब होगी, जब लिखी है तब हो जाएगी। बट अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं। अभी मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरी तरफ ये समय दे पाऊँ। आप 28 साल की हैं। 28 साल की कोई भी लड़की होती है तो एक तो उसके फैमिली से प्रेशर होता है कि शादी कर लो, और अगर पहले तो वो लड़का खुद ढूंढते हैं, फिर कहते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो तुम अपनी पसंद से कोई लड़का ढूंढ सकते हो। तो आपके जीवन में क्या है, आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हैं या आप खुद कोई लड़का अपनी पसंद से ढूंढना चाहेंगी? और आपकी एज में तो भारत की जितनी ज़्यादातर लड़कियां, एवरीबडी हैज़ अ फ्रेंड और हैज़ अ बॉयफ्रेंड। तो आपके जीवन में ऐसा फेज नहीं आया? नहीं, मैं अभी जैसे मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। और इन दोनों को, चाहे अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, मैं दोनों में ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत कुछ प्लान करके नहीं रखा है, देखते हैं क्या होता है। और मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे किसी भी तौर पे कोई प्रेशर नहीं है। वो बहुत खुश है कि मैं खुश हूँ। उनका अल्टीमेट मोटिव यही है कि ये खुश रहनी चाहिए, जैसे भी रहे। तो मुझे बहुत भगवान की कृपा से अच्छी फैमिली मिली है, जो मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करती किसी चीज़ के लिए। मेरे डिसीजंस मेरे हैं, मेरी अपनी फ्रीडम है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, और उसके लाइफ में मुझे क्या क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी उन्होंने मुझे ही देकर वैसे रखी है। आपकी मैच मेकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग आपको धीरेन्द्र शास्त्री से भी जोड़कर देखते हैं, और वो भी कुछ कुछ कहते रहते हैं, फिर आपके सामने भी कुछ कुछ ऐसी बातें आती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और आई थिंक कुछ समय पहले ही मेरी 2-3 जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था। आई हैव ज़ीरो आइडिया ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैंने इतना मैंने कुछ भी जाना नहीं है उनके बारे में। और अचानक से आप किसी दिन उठ रहे हैं और आपको एक न्यूज़ मिल रही है ऐसा ऐसा है, तो आपको बुरा लगता है कि बिना ऑथेंटिसिटी के आप कुछ भी कह देते हैं या कोई भी बात सामने रख देते हैं। तो ये फिर आपको समझ, मुझे हर चीज़ में अपना काम नजर आता है, तो मुझे लगा ये एक टॉपिक हो सकता है अब मेरे नेक्स्ट सेशंस के लिए, कि जब तक आपको किसी के बारे में सब कुछ सच नहीं पता हो और डायरेक्टली उसी इंसान से, आपको उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सैड पार्ट है, कि मतलब मुझे इस चीज़ में खुशी या हंसी या नेचुरल है, इग्नोर नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म में जुड़ गई हूँ, शायद मेंटली इतना फर्क ना पड़े, बट एक नॉर्मल लड़की होगी या नॉर्मल इंसान होगा, उसको फर्क पड़ेगा। उसके लिए ये बड़ी बात होगी, उस पर एक सोसाइटी का अलग प्रेशर होगा, उसकी फैमिली पर होगा। तो ये बंद होना चाहिए कि आपको जब तक उस इंसान से डायरेक्टली खबर ना मिली हो, तो आप कुछ भी ऐसी बातें ना तो उड़ाएं। आप ऐसे सारे लोगों को आज बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं कि उन्हें ये कि ऐसा, दुष्प्रचार बंद करना हाँ चाहिए? जी, बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, सिर्फ पर्टिकुलरली मेरे या उनके या किसी के लिए भी, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। आप जब होगी, और मैं बहुत ओपन हूँ इस चीज़ को लेकर, मैंने हमेशा कहा है कि जब होगी तो बिल्कुल बता दी जाएगी, एकदम छुपा के नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये छुपने वाली चीज़ नहीं है। जिस दिन होगी पहले टाइम आपके पास ये खबर आ जाएगी। और अभी टाइम है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी बहुत काम कर रहे हैं और आपके लिए ही कर रहे हैं, तो आप ही क्यों मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन चीजों पर, और जो कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं कहूंगी, बट रादर जो देख रहे हैं उन्हें कहूंगी कि आप मत देखिए, आप इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए। तो ज्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ कि
बुरे बनने की जरूरत नहीं है किसी चीज को इग्नोर करने के लिए, बस इग्नोर कर दीजिए, हिस्सा मत बनिए उन चीज का, हिंसा करने की जरूरत नहीं है, हिस्सा बनना बंद कर दो। आप न्यूज़ देखती हैं? जब आप अपना काम नहीं कर रही होती हैं तो आप क्या देखती हैं? फिल्में देखती हैं, न्यूज़ देखती हैं, क्या करती हैं जो आपको पसंद हो? थोड़ा बहुत, मैं कभी कभी, मैं नहीं कहूंगी मैं रेगुलरली न्यूज़ देखती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम मिलता नहीं, पर पेरेंट्स की आदत होती है न्यूज़ चलाने की हमेशा से, तो मेरे पापा बहुत देखते हैं और कोई ना, उनको एक चाहिए कि देश में क्या चल रहा है ऑल टाइम पता होना चाहिए, और मुझे इस चीज़ से फ़ायदा मिल जाता है कि चलते फिरते मुझे भी सुनाई देते रहता है थोड़ा बहुत क्या हो रहा है। बट हाँ, मैं रेगुलरली नहीं देखती और मैं रेगुलरली कुछ भी नहीं देखती। तो जिस वक्त जिस चीज का मूड होता है वो, तो कभी आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट तो फिल्में भी देख लेते हैं, कई बार आप वेब सीरीज देख लेते हैं, कई बार आप कॉमेडी के वीडियोस लगा लेते हैं कि आज आपको हंसने का मन है। तो मूड पे डिपेंड करता है क्योंकि समय कम होता है और उस समय में मुझे ऐसा लगता है मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही देखूं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। आपने ओटीटी की बात की। ओटीटी कंटेंट पे अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा अश्लीलता है ओटीटी पर। ऐसी चीजें हैं जो आप फैमिली के साथ बैठकर देख नहीं सकते। ये क्यों हो रहा है? सी अच्छा बुरा सही गलत होता रहेगा, चॉइस आपकी है, दिखता मुझे भी है, बट मैं क्या चूज कर रही हूँ मुझ पे डिपेंड करता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और जब तक आप लॉ नहीं तोड़ रहे हैं, आई डोंट थिंक आप किसी को कुछ बोल सकते हैं। वो उनकी जिंदगी, उनका प्लेटफॉर्म है, उनके लिए जजेस बैठे हैं जो बता रहे हैं कितना डलना चाहिए कितना नहीं। उसके बीच अगर मैं आके कहूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं तो वो मुझसे यही कहेंगे कि हम लॉ के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और हमें लॉ इस चीज की आजादी देता है। तो एक हुआ गैर कानूनी और एक हुआ अनैतिक। जी तो दोनों में एक एक पहले जी एक जी, वो शीशे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीवार होती होनी थी। चाहिए जी, लेकिन आप वो सिर्फ समझा सकते हैं। अब मान लीजिए, मैं एक हमेशा बात कहती हूँ कि भगवान अगर जबरदस्ती करनी होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। वो दुर्योधन को 2 थप्पड़ लगाते और बिठा देते कि नहीं करना है कुछ, पर उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये सही है ये गलत है, इस पर चलोगे तो ऐसा होगा, इस पर चलोगे तो ऐसा होगा। कई बार आप लोगों को बताते हैं कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है, डिसीजन उनका है। अगर आप उनसे कहेंगे कि आपको जिम्मेदारी लेकर चलनी है क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। आज मेरी कई चीजें हैं जो, जैसे मैंने कहा, प्राइवेट लाइफ जो बाहर, मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा कि आज मैं कैसे हूं, कैसे बात कर रही हूं, मैं किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हूं, कारण कि बहुत लोग हैं जो मुझे शायद आइडल मानते हैं, तो उनके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। क्योंकि जब अप्रिसिएशन मिलता है हम बड़े खुश होते हैं, पर जब जिम्मेदारी आती है तो हम कहने लग जाते हैं गलत है। पर जब आपको अप्रिसिएशन मिला तब तो आप दुखी नहीं थे। तो इतने लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो कुछ तो वो आपसे उम्मीद रखते हैं। तो जहां तक आपका लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा, आपके प्रिंसिपल्स नहीं टूट रहे हैं, आपको वो जिम्मेदारी रखनी चाहिए। पर अगर कोई कह दे मुझे जिम्मेदार नहीं बनना, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो कथा वाचन करती हैं वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है आज लोग उसको हिंदुत्व से जोड़कर देखते हैं। और आजकल आपने देखा होगा एक धार्मिक इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है। हिंदू मुसलमान पूरे देश में होता है और चुनावों में भी होता है। पोलराइजेशन है। केरला स्टोरी जैसी जब फिल्म आ जाती है तो उसको देखकर आप देखिए कितने विवाद हो जाते हैं। इसी तरह फिर उसमें लव जिहाद को लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट्स सामने आते हैं। ये जो इतना धर्म को लेकर जो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? और क्या आप एक दूसरे धर्म के ऊपर हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाहेंगी? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं है दूसरी चीजों के बारे में, तो मैं उन पर बात ही नहीं करती। जिस चीज के बारे में मुझे पता नहीं है मैं उस पर बात नहीं करूंगी। जिसकी मैंने शिक्षा ली है मैं उसको प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ, और मैं प्रमोट करने के उद्देश्य से ही नहीं करती हूँ कभी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है, मुझे ऐसा लगता है ये तो बढ़ा हुआ, ये जानते हैं लोग। बस आज गीता जी सबके घर में, गीता जी है सबको पता है, गीता जी भगवान ने अर्जुन को बताई है सबको पता है। बस एग्जैक्टली छोटी छोटी बातें क्या है ये शायद ना पता हो, मैं हेल्प करती हूँ आपको बताने में। लेकिन आपको लगता है कि हमारा समाज एक धर्म युद्ध से गुजर रहा है इस समय? समाज, देखिए, इंसान ऐसा है कि इंसान धर्म हटा भी दीजिए तो भी वो लड़ने को तैयार होगा। तो मैं धर्म को इसका दोषी नहीं मानती, मैं इंसान को इसका दोषी मानती हूँ कि आप, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हिंसा नहीं करनी है, हिस्सा बनना बंद हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब
जब आप बात करते हैं हिंदू धर्म की, भगवान के बारे में, कई बार आप देखते हैं कि लोग मजाक बना रहे हैं और हमें बुरा लगता है, क्योंकि आप अगर किसी को बहुत श्रद्धा से देखते हैं, आपके भगवान है, और उनके बारे में कोई डिमीनिंग बातें कर रहा है, इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है मजाक के नाम पर, आपको अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एवरीथिंग, यहाँ पर भी जिम्मेदारी की बात आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर बोलो जिम्मेदारी से ना, कि अगर मजाक क्या है जब बोलने वाला सुनने वाला दोनों हंस रहे हैं, एक हंस रहा है, एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक थोड़ी कहते हैं। लेकिन आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर आप एक खास धर्म के बारे में आपने कुछ कह दिया तो सिर तन से जुदा करने की बात आ जाएगी, और हिंदू धर्म के बारे में आपने कितना भी मजाक उड़ा दिया, कितनी भी फिल्में आपने बना ली, उस पर आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं, आपको सहनशील होना चाहिए। सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष होने की बारी सिर्फ आपकी है। नहीं, उस पे ही मैं कहती हूँ कि मैंने कहा मैं हिंसा के साथ नहीं हूँ, मैं हिस्सा नहीं बनने के साथ हूँ। अगर जोक बन रहा है, हंस कौन रहा है? आप हंसना बंद करिए, आप देखना बंद करिए, अपने आप बनना बंद हो जाएगा। आप ये चीज का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए ना। हिस्सा तो आप ही बन रहे हैं। वहां अगर बैठकर हंस रहे हैं तो वह हर इंसान दूसरे रिलीजन का तो नहीं है हंस रहा है। हो सकता है अगर श्री राम पे बन रहा है तो वहां श्री राम को मानने वाले लोग बैठे हैं जो हंस रहे हैं। मत हंसिए ना। एक दुकानदार अपनी दुकान में सामान तभी तक रखेगा जब तक वो बिकेगा। जिस दिन बिकना बंद होगा वो सामान रखना बंद कर देगा। तो आप बिकने क्यों दे रहे हैं चीजों को? तो इसमें हिंसा भी नहीं हुई, नफरत भी नहीं फैली, आप शांति से हिस्सा बनना बंद कर देते हैं। अगर आप मेरे सामने श्री राम के बारे में कोई जोक करेंगे, मैं तो नहीं हंसूंगी, मैं आपको कह दूंगी मुझे हंसी नहीं आई, ये जोक नहीं था। बहुत ही शांति से अच्छे चेहरे के साथ आप अपने आप वो टॉपिक बदल देंगे। अगर आपका काम अपनी चीजों को बेचना है तो, जो जनरली सबका है, तो आपको हिंसा करने की जरूरत ही नहीं है चेंज लाने के लिए। आप बहुत सकारात्मक तरीके से चेंज लेकर आ सकते हैं। और यही मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और यही मेरी तरफ से जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनके लिए सीख है। आपने एक कथा वाचन शुरू की और आपने समाज का बड़ा भला भी किया, समाज को आपने ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि अब आप कथा वाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई हैं। अब आपने अपनी कथा वाचन को कमर्शियलाइज कर दिया है। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं, विच इज टू एक्सपेंसिव। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? और यू वांट टू मेक मनी? नो। तो ये मैंने कोई स्टार्टिंग से नहीं, मैंने हमेशा से, मैंने कहा जो आप मेहनत करते हैं आप डिजर्व करते हैं, वो चीज हुई है। मैंने कभी स्टार्टिंग से, मैंने शुरुआती तौर से ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ एक संत हूँ या साधु हूँ, मैं अच्छे घर में रहती हूँ। और मैंने शुरुआत बहुत हम्बल बैकग्राउंड से की है और मैं उठकर आई हूँ। मेरा परिवार है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उन परिवारों की। लेकिन जब आप 100% कहीं पर देते हैं, लेकिन वहां से अगर आपको कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है तो आप ज्यादा समय तक वहां नहीं रह सकते, अगर आप गृहस्थ से हैं तो। प्लस हमारे पास 20 से 25 लोगों की टीम है सिर्फ कथा के लिए, जिसमें सब कुछ आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, साउंड सिस्टम आता है, डेकोरेशन आता है, जिन सबका घर इससे चल रहा है। आज उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके घर में खाना आ रहा है। तो इतना काम भी हो रहा है जिस पर नजर नहीं जाती है किसी की। और ये मेहनत की कमाई है। आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए। मैं पढ़ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं दिन रात एक कर रही हूँ, मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये नहीं दिखता है। और दूसरी बात, जब मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं संत और साधु नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो आप बहुत काम करेंगे। आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए 10 चीजें कर सकते हैं, बट मैं उसको फ्री में क्यों करूं? जब अगर मैं अपना समय दे रही हूं, जैसे अगर जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप फ्री में काम कर रहे हैं। और अगर आप चीजों को जो खराब कर रहे हैं या आपको नेगेटिव बातें सिखा रहे हैं, उनको भी आप लाखों रुपए दे सकते हैं। तो जो एक्चुअली आपके घर में संस्कार ला रहे हैं, सकारात्मकता ला रहे हैं, भगवान को लेकर आ रहे हैं, आपको खुश रख रहे हैं, उनको कुछ देने में आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपने देखा होगा एक विचारधारा ये भी है कि हमारे संस्कारों में पैसे को बड़ा बुरा माना जाता है कि पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मुफ्त में करो, निस्वार्थ भाव से करो, और पैसा जो कमा रहा है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ये थॉट प्रोसेस ही शायद मुझे चेंज करना है कि गलत बात है। कि मैं हमेशा कहती हूँ विद्यार्थी जीवन के बाद 2 जीवन है, गृहस्थ या वैराग्य। गृहस्थ लिया है तो अच्छे से जियो,
काम अच्छे से करो। मैं कभी लोगों से ये नहीं कहती मेरी कथाओं में कि कई बार जैसा आपने कहा कि इतना लेते हैं उतना लेते हैं, मैं उन बातों को इतना बाहर नहीं लाती कि आप जब बुक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कोई चुपचाप बुकिंग नहीं हो रही है, ओपनली हो रही है, कॉल्स पे हो रही है, वेबसाइट्स पे हो रही है, तो यानी कुछ छुपा नहीं है आपसे, जो है आपके सामने है। अगर मुझे किसी चीज का डर होता तो मैं छुप कर ये काम करती, मैं कहती नहीं नहीं ये इधर है वो उधर है, ऐसा कुछ नहीं है। जया जी, मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था। वेबसाइट जब आपकी देखते हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शंस आते हैं, उसमें एक जगह लिखा है इवेंट्स। वेबसाइट देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार की वेबसाइट हम देख रहे हैं या किसी बहुत बड़े स्टार परफॉर्मर की वेबसाइट देख रहे हैं, और टोटल जैसे एक कमर्शलाइज्ड वेबसाइट है वैसी आपकी वेबसाइट दिखती है। तो ठीक है, आप साध्वी नहीं हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन पैसा तो आप भी अच्छा खासा कमा रही हैं, आपकी वेबसाइट देखकर पता चलता है। वाई नॉट, आध्यात्मिक लोग स्टार्स क्यों नहीं हो सकते? और मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल स्टार्स तो वही है जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, आपको खुशियों के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है। इनसे बड़े स्टार्स तो दुनिया में कोई नहीं हो सकते, तो व्हाई नॉट। और जैसा मैंने कहा कि आज जो जमाना है, आपको जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं भगवान के लिए भी कहती हूँ कि अगर सिर्फ एक चीज होती तो भगवान 24 अवतार नहीं लेते। समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। जब श्री राम आए तब समय अलग था, लेकिन वही जब श्री कृष्ण आए तब समय अलग था। श्री राम, मैं बहुत सुंदर तरीके से समझाती हूँ कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। उस वक्त जरूरी यही था कि मर्यादा में रहना सिखाया जाए, कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। पर श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। कि रहकर बहुत समझा दिया, अब तुम नहीं समझ रहे, अब मैं तुमको रखना समझाता हूँ। तो तुम अच्छे तो मैं अच्छा, तुम बुरे तो मैं बुरा। तो भगवान ने अलग अलग अवतार लिए थे समय अनुसार। वो तो यही सीख दे रहे, समय अनुसार आपको बदलना पड़ता है। एंड जब मनी की बात होती है, मनी खराब क्यों है? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं उससे, अगर आप चेंज लेकर आ रहे हैं, तो क्यों खराब है वो चीज? अगर मैं उसको गलत कामों में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं दुनिया खराब करने की कोशिश कर रही हूँ, देन ऑब्वियसली। बट मनी, पावर, पोजीशन, ये चेंज लाने के लिए जरूरी है। आपको चाहिए तभी आप बड़ा चेंज ला सकते हैं। मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, और वेबसाइट में देखिए आप क्या क्या बेच रही हैं। आपका एक पोस्टर है जिस पर लिखा है डू इट फॉर योर सेल्फ। ये पोस्टर आप बेच रही हैं 1020 रुपए में। एक दूसरा पोस्टर है स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। ये पोस्टर मिल रहा है आपकी वेबसाइट पर 340 रुपए का। एक दूसरा पोस्टर है जिस पर लिखा है संघर्ष, 340 रुपए का। इसी तरीके से आप तुलसी का पौधा आपकी वेबसाइट पर आप बेच रही हैं 1040 रुपए का। तो जब इस वेबसाइट पर जाते हैं तो पूरा ऐसा लगता है जैसे कि कमर्शियल वेबसाइट है। ऐसा लगता है जैसे आपको जब आप किसी अमेजोन पर या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप जाते हैं जहां सामान बिक रहा है, माल बिक रहा है, वैसी वेबसाइट है आपकी भी। मेरा प्रमोशन कर रहे हैं तो अच्छे से हो कि लोग जाके खरीदे। वो चैंटिंग मशीन भी है। आप घर में दिन भर अगर ऐसे वैसी चीजें, ऐसा वैसा साउंड या ऐसे वैसे गाने जो कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल लेकर आ रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा नहीं है कि आपके घर में भगवान के मंत्र चले। हमारे किचन में भगवान का मंत्र चलता है कि जो भी खाना बनाए, चाहे कभी फैमिली मेंबर्स बना रहे हैं, आपके हेल्पर्स बना रहे हैं, कई बार आप दिमाग में बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वो खाने में तो आ रहा है ना, आपको खिलाया जा रहा है। एक व्यक्ति का स्ट्रेस हर व्यक्ति को जा रहा है, क्यों? वहां पर मंत्रों का उच्चारण होता रहेगा, वो थोड़ा खुश रहेगा, कभी उसके मुंह से भी निकलेगा। पर ये आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रही हैं या ये प्रॉफिट के लिए कर रही हैं? दोनों के लिए। अगर मैं किसी, जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं प्रॉफिट क्यों ना सोचूं? आप मुझे बताइए, जनरल बात है। आपको अगर मैंने नॉर्मल एजुकेशन किया है तो पढ़ाई भी तो यही सिखाती है ना कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वापसी एक होनी चाहिए आपकी। और अगर आप गृहस्थ में, तो यही मैं वैराग्य लेती अगर मैं आपसे कहती कि नहीं। और मैं अपनी कथाओं में कहती भी नहीं, कई बार लोग जो आप ट्रोलिंग की बात करें कहते भी हैं कि ये कहते कथा में कि मोह माया त्याग दो, कभी नहीं कहा। आप मुझे वीडियो लाके दो, मैंने कभी नहीं कहा कि त्याग दो, मत त्यागो। गृहस्थ चुना है तो अच्छे से जियो। क्यों आप ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हो? मेहनत करो, काम करो, पैसे कमाओ, बच्चों को अच्छी जिंदगी दो, माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो, खुशियां दो। जिम्मेदारी है आपकी बच्चे होने के नाते, मेरी भी है, तो मैं भी काम करूंगी क्योंकि मैंने गृहस्थ चुना है। पर मेरा काम ईमानदारी से होना चाहिए, मेरी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। जबकि प्रॉफिट आए तो मुझे सुकून मिले कि मैंने इसके लिए काम किया था, मैंने बहुत काम किया था और मैं डिजर्व करती हूँ ये चीज। आपको लगता है परिवार टूट रहे हैं? परिवार का जो कॉन्सेप्ट था वो टूट रहा है, क्योंकि आपका जो डिस्कोर्स होता है वो ज्यादा परिवार के ऊपर ज्यादा होता है। क्या परिवार टूट रहा है, और परिवार का भविष्य क्या देखते हैं आप अब आने वाले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में? क्या ये खत्म हो जाएगा? कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, परिवार है, विवाह है, ये सब खत्म होने वाला है क्या?
ये हाफ हाफ हो सकता है कि या तो अगर आप इस पे काम नहीं करें तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, और अगर आपने इसमें काम किया तो जैसा हम हमेशा से देखते हैं पुरानी चीजें घूम कर आती है कि लोग नए नए की तरफ बहुत जाते हैं, फिर उनको समझ आता है नहीं अच्छाई तो पुरानी चीजों में ही थी। तो अगर वो समझना लोगों को आ गया तो वापस से फैमिलीज वापस आएंगी, वापस से जो मैरिज को लेकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर विश्वास था वो वापस आएगा। लेकिन अगर काम किया गया तो आज काम ज्यादा नहीं हो रहा पर अब आप फैमिलीज देखिए, पर। आज तो हम ऐसे युग में आ गए हैं जब सेम सेक्स मैरिज पर हमारे देश में डिस्कशन चल रहा है। जी विज्ञापन, एक कॉफी बनाने वाली कंपनी जो है, बेचने वाली कंपनी, उसका विज्ञापन ये आ रहा है, वो सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। इस युग में आप अपने जैसे कथावाचक को कहाँ देखते हैं? मैं इनको अपना टॉपिक, जैसे मैंने कहा, इनको अपना टॉपिक्स अभी तक मैंने नहीं लिया है कि मैं इन चीजों पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं जब तक पूरा रिसर्च ना करूं मैं बात ना करूं, ये मुझे मेरी ही पर जिंदगी से आपको सीख ऐसा मिली लगता है है। कि अब अगली चुनौती आप जैसे कथावाचकों के लिए भी ये है कि आपके सामने किसी दिन कोई माता पिता, माँ बाप कोई आ जाएगा और ये कहेगा कि मेरा बच्चा सेम सेक्स मैरिज करना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए? और आपको जवाब के साथ तैयार रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और रहना भी चाहिए। अगर आप समाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं उनको सुधारने के लिए, तो आपका काम बनता है कि आप उसके बारे में पढ़ाई करें। मुझे अभी तक इन क्वेश्चंस का सामना नहीं करना पड़ा, फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मुझे इस पर रिसर्च अपना शुरू कर देना चाहिए कि कैसे क्या शुरुआत, सब कुछ मुझे करना है। और अभी तक नहीं किया, बट हाँ मुझे करना है और मेरी जिम्मेदारी बनती है करना। कभी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इंटरफेथ मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं मैरिज को लेकर ज्यादा बात नहीं करती, मैं एक आउटर सेक्शन में मैरिज के ऊपर जरूर बात करूंगी कि रिलेशनशिप कैसा है, पर किससे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरा एक प्रिंसिपल है लाइफ का कि मैरिज एक बहुत पर्सनल चीज है, और मैं नहीं होती कोई बताने वाली कि आपको किससे करना चाहिए और किससे नहीं। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, आपको भगवान ने समझदारी दी है, विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करिए कि आपकी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मैं अपनी मैरिज पर किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो जब आप खुद नहीं करेंगे तो आप किसी और को क्यों बोल रहे हैं? तो जब मुझसे पूछते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि एक पर्सनल चॉइस है ये, और मैं और आप नहीं बैठे हैं बताने कि किसको क्या करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये कि अब से 10 वर्षों के बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना चाहती हैं। हो सकता है आप एक और बड़ी कंपनी बनाना चाहेंगी, हो सकता है आप एक, आज आपकी एक छोटी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट आप बनाना चाहेंगी, हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप अपना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म बना लें। आपने क्या सोचा है 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ कहाँ देखती हैं? एज अ बिजनेस वूमन, और एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एज अ बिग स्टार? तो बहुत सच्चा आंसर है कि मुझे नहीं पता। मैं ये शुरुआती से मैं ऐसी ही हूँ, बट कोविड के बाद से मैं ज्यादा इस तरीके से हूँ कि इंसान अपने प्लान्स बनाता है, पर प्रकृति के अपने नियम होते हैं, अपनी प्लानिंग होती है। हमने कोविड के पहले बड़ी प्लानिंग्स करी थी, ये करेंगे वो करेंगे, घर पे बैठ गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। अब वापस से आप स्क्रैच से काम कर रहे हैं, तो इतनी लंबी प्लानिंग करना, कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, उस वक्त क्या इंटरेस्ट होगा मुझे नहीं पता। उस वक्त हो सकता है मेरा क्षेत्र ही बदल जाए, या इस क्षेत्र में मैं बहुत बड़ा और जो मुझे करना है। आपने जैसा कहा कि मैं बिजनेस वूमन हो सकती हूँ, मुझे इन किसी भी चीजों में बुराई नजर नहीं आती जब तक मेरा उद्देश्य अच्छा है। आपने कोविड की बात की, और ये मैं सारे जो युवा हैं उनके लिए सवाल पूछ रहा हूँ। कोविड के बाद से एक अजीब सा एक डिप्रेसिंग माहौल हो गया, खास तौर पर जो हमारे छात्र हैं, स्कूलों में जो पढ़ते हैं, उनके ऊपर अचानक से एग्जाम्स में अच्छा करने का प्रेशर रहता है। तो जो स्टूडेंट्स इतना प्रेशर फेस कर रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? पहला तो जो पहले हुआ, जो आपका काम लायक नहीं है उसको भूलना शुरू करिए, क्योंकि वो समय गया। वो समय जब तक था हम मान सकते हैं बहुत डिप्रेसिंग था, और सब कुछ काम बंद हो गया था, आप केपेबल है पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, प्लस आप जो लॉस हमने उस वक्त देखा वो ही बहुत ज्यादा आई थिंक डिप्रेसिंग था लोगों के लिए। बट वो समय गया, और पास्ट को पास्ट में रखना ज्यादा अच्छा होता है। प्लस अब जिस पर आप काम कर सकते हैं उसको लेसन बनाइए अपना। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने अभी आपको कहा प्लानिंग, अब इतनी लंबी प्लानिंग मत करिए ना, आप एक काम की प्लानिंग करिए कि मेरा मान लीजिए कि अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है,
मेरा अभी प्लानिंग से भी ये प्रोजेक्ट खत्म अच्छे से होना चाहिए, उसके आगे मैंने कुछ प्लान करके अभी नहीं रखा है कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये करेंगे, कुछ भी नहीं सोचा मैंने। तो आप जो कर रहे हो उसको आप 100% दीजिए अपना। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 100% दीजिए अपना। आप ये मत सोचिए अच्छा ये हो गया तो इसके बाद क्या होगा। जैसे एक स्टूडेंट के लिए भी मैं कहती हूँ कथाओं में कि कल उसको एग्जाम देना है, अब वो सोच रहा है पेपर अच्छा नहीं आया तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आए कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, परिवार क्या कहेगा। कल पेपर देना है, तुम यहाँ शादी बच्चे तक चले गए जिसके होने ना होने की संभावना भी किसी को पता ही नहीं है। तो आप जो कर रहे हो उस पर अपना फोकस रखो, उस पर अपना 100% दो, जुगाड़ काम मत करिए, क्योंकि शॉर्टकट का सक्सेस शॉर्ट समय तक मिलेगा, लेकिन जब मेहनत करके समय लोगे वो सक्सेस जिंदगी भर रहेगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। ये मेरी जिंदगी की सीख है कि जो भी करो उसमें पूरा 100% दो अपना। तो स्टूडेंट्स के लिए मायने रखता है कि वो समय गया उसको लेकर रोते रहोगे तो काम नहीं होगा, सिर्फ ब्लेम गेम चलता रहेगा कि इसकी वजह से नहीं हुआ, वो समय गया, कोविड को कब तक ब्लेम करेंगे हम। अब तो हमें खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने जिंदगी की डोर अपने हाथ में उठानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। जया जी, डू यू एंजॉय दिस स्टारडम? अब जब आप जाती होंगी बाहर तो लोग आपके साथ फोटो भी खिंचवाते होंगे, ऑटोग्राफ मांगते होंगे, सेल्फी लेते होंगे। डू यू एंजॉय ऑल दिस? यस यस, व्हाई नॉट। और इसका एंजॉयमेंट का रीजन है कि आपसे इतना प्यार कर रहे हैं लोग। आज कहीं ना कहीं आप इसीलिए तो काम कर रहे हैं ना, लोग आपको सुने, आपको समझे, आपको प्यार करे। तो जब वो मिल रहा है तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। जैसे मैंने कहा जो मिल रहा है हर चीज एंजॉय करो ना, आपने इसके लिए काम किया ना, ये भी तो एक बाय प्रोडक्ट है। आप अगर चाहते लोग मुझे सुने और पसंद करे तो इसका मतलब है कि लोग आपसे प्यार करें। जब वो करेंगे तो आप गुस्सा क्यों होंगे। तो आई फील हैप्पी कि लोग, इतने लोग हैं जो आपके पीछे पागल है, आपको इतना प्यार करते हैं, आपको कुछ, आपको अपनी घर की बेटी मानते हैं, कोई बहन मान रहा है, कोई अपना आइडल मान रहा है, कोई आपकी बातें सुनकर डिप्रेशन से दूर हो रहा है। इससे अच्छा सक्सेस और क्या हो सकता है। आपको कभी ये डर लगता है कि ये जो सक्सेस आपको मिल रहा है ये कहीं मिस हैंडल ना हो जाए? बिकॉज यू आर टू यंग राइट नाउ, आप कोई बहुत अनुभवी नहीं है, अभी 28 साल की हैं। तो कई बार ये भी होता है कि जब इस अवस्था में इतना स्टारडम मिलता है तो आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे, उसको संभालें कैसे। कभी ये चुनौती लगती है आपको? नहीं, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा भजन है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मिस हैंडल कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर रही, कुछ करने वाला वो है, स्पॉटलाइट उसने डाल के रखी है। अगर अच्छे से काम नहीं किया तो वो हटा भी देगा। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सारी स्पॉटलाइट इस समय आप ही के ऊपर है, और सीधी बात में मैं जितनी स्पॉटलाइट्स देख रहा हूँ सब आपके ऊपर है। और जब ये शो टेलीकास्ट होगा तो सारे लोगों का ध्यान, करोड़ों लोग आपको देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप यू एंजॉयड द इंटरव्यू। आई लव्ड इट एंड आई होप जो देखे वो एंजॉय करे, बाकी जो नहीं भी करे वो समझने की कोशिश करे। तो आई थिंक आपके बेहतर के लिए ही है, बाकी हम तो फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।